1981 में शेतकरी संगठन के संस्थापक शरद जोशी महाराष्ट्र की सीमा पर निपानी गांव में तंबाकू किसानों का एक विशाल आंदोलन निकालकर नारेबाजी की। भीख नको, घमाचे दाम हवे। अक्टूबर 1989 उत्तर प्रदेश के जाट नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर सवार 5 लाख किसानों का मोर्चा ले आए और दिल्ली के राजपथ में बोट क्लब पर डेरा डालते हुए नारे लगाए, अनाज का सही दाम दो। अब पंजाब के किसानों ने एक बार फिर दिल्ली को घेर लिया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वे बिल्कुल उल्टी बात की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार के 3 कानूनों को वापस ले लो। इतने सारे कानून होने के बावजूद आवश्यक वस्तु अधिनियम एमएसपी, एपीएमसी एक्ट, हमारे किसान हमेशा कर्ज में ही डूबे दिखते हैं। हर वक्त कर्ज माफी की मांग करते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा हारने वाले छोर पर ही पाए जाते हैं। बम्पर फसल हो तो रखने की सुविधाओं की कमी के कारण अनाज के भाव गिरते हैं। बेचारा किसान नुकसान में होता है। अनाज सड़ने से पहले उसे बेचना पड़ेगा। दुर्भाग्य से सालाना लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की उपज समय पर इकट्ठा नहीं किए जाने से खराब हो जाती है। अगर सूखा पड़े तो वैसे भी बेचने के लिए कोई फसल ही नहीं और फिर से बेचारा किसान नुकसान में है। सामान्य समय में भी अधिकांश किसान सही कीमत नहीं पा सकते। हालांकि भारत में 6,630 एपीएमसी बाजार हैं, वे ज्यादातर खेतों से बहुत दूर उपस्थित हैं। एक एपीएमसी 496 वर्ग किलोमीटर का औसत क्षेत्र कवर करता है, जबकि होना चाहिए 80। अगर किसान एपीएमसी मंडी पहुंचे भी तो भी अधिकतर मंडी अर्थिया या बिचौलियों की मुट्ठी में होती है, भले ही वे एफसीआई या राज्य एजेंसियों की ओर से खरीदी कर रहे हो। आपने कभी कृषि मंडी में नीलामी देखी है? आग झपकने से पहले ही खत्म हो जाती है। सब आलू 3 रुपए किलो से खरीदेंगे। सरकार एमएसपी के आधार पर एजेंटों को पैसे चुकाती है, लेकिन एजेंट एमएसपी से कम दाम में अनाज खरीदते हैं। पिछले साल ये रकम 5,000 से 8,000 करोड़ रुपए थी, जो अर्थिया उगल लेता है। अगर पास वाले जिले में दाम बेहतर हो तो हमारे कानून किसानों को वहां जाकर अनाज बेचने की इजाजत नहीं देते। दूरी और मिली भगत की समस्याओं का सामना भारत के छोटे किसान, जो सारे कृषि वित्त का 87% हिस्सा बनते हैं, वे लाभकारी रूप से गेहूं और चावल नहीं उगा सकते, जिस पर एमएसपी का 80% बजट खर्च किया जाता है। और भले ही एपीएमसी 23 किस्म की फसलों के लिए घोषित है, उनमें से कोई भी फल या सब्जियों के लिए नहीं है। इसलिए जो दाम मिलता है, किसान अपनी उपज को उसी पर बेच देते हैं उन व्यापारियों को जो खेतों के दरवाजे से अनाज उठाते हैं, एपीएमसी दाम से कहीं नीचे में। लेकिन इन व्यापारियों को सिर्फ दलाल मत समझना, वे एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। सबसे पहले वे विभिन्न स्थानों से एक किस्म का उपज इकट्ठा करके छटाई केंद्रों तक ले जाते हैं, जहां उत्पाद की गुणवत्ता, माप और ताजगी के अनुसार उसे छांटा जाता है और फिर अलग अलग शहर उनके पैसे देने की ताकत के मुताबिक उपज रवाना करते हैं। कृषि में निजी कंपनियों का कम निवेश के कारण देश की उपज का केवल 10% हिस्सा ही संसाधित यानी प्रोसेस किया जाता है। 1955 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद अनाज की कमी के समय में प्रख्यापित आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण राज्य के अलावा किसी भी एजेंसी को एक निश्चित मात्रा से ऊपर कुछ वस्तुओं का भंडार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। भले ही आज भारत में अनाज की कमी नहीं है और भले वे अन्य देशों को चावल और गेहूं का निर्यात भी करता है, फिर भी कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी ढांचे की स्थापना करने से कंपनियों को डर लगता है, क्योंकि सरकार उसे कभी भी बंद करवा देगी। इन सब पिंजरों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने ये 3 बिल पास किए। पहला, एपीएमसी के एकाधिकार को समाप्त करके किसानों को किसी भी बाजार में बेचने का उपाय दिया, व्यापार और कॉमर्स बिल। दूसरा बिल, कॉर्पोरेट घरानों को किसानों के साथ सीधे काम करने की अनुमति और उनकी तरफ से गारंटी प्राइस का आश्वासन देता है। आखिरी बिल एक 6 दशक पुराने कानून को सुधारता है, जो कृषि में निजी निवेश का उत्साहन दे सके, आवश्यक वस्तु विधेयक। लेकिन खास रूप से पंजाब सरकार इन सुधारों का कड़ा विरोध कर रही है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री शिरोमणि अकाली दल एसएडी की हरसिमरत कौर ने सरकार को अपना राजीनामा दे दिया। सरकारी विरोध का मुख्य कारण ये है कि वे सालाना 8.5% बाजार शुल्क के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो अगर किसान एपीएमसी बाजारों के बाहर बेचने लगे तो ये आमदनी खो सकते हैं। पंजाब के बड़े और धनी किसान जो ज्यादातर एमएसपी फसलें उगाते हैं, उन्हें ये डर है कि कहीं सरकार को मंदी शुल्क न मिले तो उन्हें एमएसपी की सुरक्षा देने का कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा। देश भर में सिर्फ 12% की तुलना में पंजाब के 95% किसान एमएसपी पर अपना धान बेचते हैं। उन्हें ये लाभ खोने का डर है। इसलिए पंजाब किसानों की मांग है जहां हर बाजार पर समान शुल्क लगाया जाए। ये सिर्फ अर्थिया और बिचौलियों का शासन कायम रखती है। एक तरफ जब सरकार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ उसी वक्त
इन सुधारों की भावना के खिलाफ केंद्र ने बढ़ती कीमतों के कारण प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर किसानों की कमाई रोकी। फिर जून में उन्होंने दाल का आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया, फिर अगस्त में इसे बढ़ाकर 30% किया और फिर सितंबर में फिर घटाया, जिस प्रक्रिया से किसानों की आजादी पर अंकुश लगाते गए। ऐसा लगता है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में यह हस्तक्षेप किसानों को नुकसान पहुंचाकर शहरों के नागरिकों को बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए किया गया। ये बंद होना चाहिए। मोदी जी स्वामीनाथन समिति 2014 की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने में असमर्थ रहे हैं। एमएसपी को खेती की लागत से 1.5 गुना किया जाना चाहिए। इसलिए बार बार आश्वासन के बावजूद वे किसानों को समझाने में कामयाब नहीं रहे। मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर कहता हूँ, एमएसपी रहेगा, सरकारी खरीदी जारी रहेगी। किसानों की मांग, एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। उन्हें ये जानना चाहिए कि भारत में पहले से ही पर्याप्त अनाज है और खाद्य निगम के गोदाम इतने भरे हुए हैं कि भूखे नागरिक नहीं बल्कि भूखे चूहे अनाज खा रहे हैं। हालांकि सरकार को किसान का विश्वास जीतना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि सुधार न केवल उनके लिए अच्छा है बल्कि देश के लिए भी। ये अंततः होगा क्योंकि ये सुधार कंपनियों को किसानों के साथ 1 से 5 फसलों के लिए बुवाई से पहले खरीदी मूल्य पर तय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पेप्सी को अपनी लेस पोटैटो चिप्स ब्रांड के लिए पहले से ही देश भर में 27,000 किसानों के साथ काम कर रही है। वे उन्हें अच्छी गुणवत्ता के बीज प्रदान करती हैं, यहाँ तक कि बम्पर क्रॉप में भी वायदे के अनुसार दाम पर खरीदी करती है। एक किस्से के बावजूद जब पेप्सी ने किसानों पर मुकदमा किया तब उनके साथ काम करने वाले 98% किसानों ने अपना संबंध जारी रखकर यह साबित किया है कि कॉर्पोरेट घराने कोई शैतान नहीं। भले ही कांग्रेस के 2019 घोषणा पत्र के 11 और 12 धाराओं में और पंजाब की अपनी आयोग की समिति ने स्पष्ट रूप से ऐसे सुधारों की सिफारिश की, फिर भी पंजाब ने औपचारिक रूप से सरकार का मुकाबला करने के लिए अपने खुद के 3 बिल पारित किए और धमकी दी, अगर कोई भी एमएसपी से नीचे गेहूं या धान बेचेगा या खरीदेगा हम उसे जेल में डाल देंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के नियंत्रण में 305 एपीएमसी और 45,681 करोड़ रुपए का कारोबार होने के बावजूद वे अभी तक कानूनों के खिलाफ मुखर नहीं हुए हैं। एक कारण ये हो सकता है कि 14 अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र भी 2016 में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से हटा दिया था। भले ही 1165 निजी लाइसेंस जारी किए गए किसानों से सीधे खरीदने के वास्ते और 60 निजी दाना बाजार महाराष्ट्र में स्थापित किए गए, फिर भी एपीएमसी का कारोबार अभी भी अन्य सभी से 5 गुना ज्यादा है। बिहार ने बिचौलियों से छुटकारा पाने के लिए 2006 में एपीएमसी को निरस्त कर दिया था, जबकि केरल में एपीएमसी कानून कभी लागू ही नहीं किया गया। हालांकि अकेले में इन बिलों से कोई खास सुधार नहीं हो सकता। परिवर्तन तभी दिखाई देगा जब सभी 3 सुधार एक साथ होंगे। शायद ये कुछ किसानों को मक्का और गन्ने जैसे पानी उगलने वाली फसलों से दूर रखने का प्रोत्साहन दे सकती है, जिसकी वजह से पंजाब जैसे राज्यों में भूजल जमीन के नीचे पानी में बहुत कमी हो रही है। एक मुद्दा जो वर्तमान पंजाब सरकार ने भी स्वीकार किया। बागवानी फसलों को उगाने से पंजाब के किसानों की तुलना में सिर्फ 1/3 पानी उपयोग करते हुए कर्नाटक में किसान छोटे खेतों में प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की कमाई करते हैं। बिहार के किसानों ने मखाना और सौराष्ट्र में पैशन फ्रूट उगाकर प्रति एकड़ बेहतर रिटर्न कमाने लगे हैं। अगर इस सुधार के कारण पंजाब के कुछ किसान भी धान उगाना और फिर उसे जलाना छोड़ दें तो इससे दिल्ली का प्रदूषण भी कम होगा। बाजार उम्मीद कर रहा है कि एपीएमसी मंडी में 20% तक की आवक कम होकर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खिसकेगी। बड़े खाद्य प्रोसेसर बिचौलियों को कम करके किसानों को बेहतर कीमत दे सकते हैं। 4 राज्यों में 795 किसानों का एक 2014 सर्वेक्षण से पता चला है कि उन्हें मंडी की तुलना में निजी संग्रह केंद्रों में अधिक कीमतें मिली थी। एपीएमसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर के व्यापार को प्रतिबंधित करने की किसानों की मांग नियंत्रण बनाए रखने के लिए अर्थीयों का एक और तरीका है। मोदी गुजरात के सीएम थे, तब से वे कृषि में सुधार लाना चाहते थे। मुझे लगता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रतिबंध को हटाने से किसानों का लाभ होगा, लेकिन केवल उनके दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सुधार में उत्सुकता दिखाई। एनईपी 2020 के साथ उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव दिया। अमूल की सफलता हमें दिखाती है कि क्या संभव है। दूध की बिक्री से मिलने वाले राजस्व गेहूं, धान और गन्ने से मिलकर भी अधिक है। कम ही लोगों को ये पता है कि पोल्ट्री या दूध में कोई एमएसपी नहीं, ना ही कोई बिजली की सब्सिडी और ना ही कर में कोई छूट है। नासिक के सहाद्री फार्मों को 2010 में 500 किसानों ने मिलकर स्थापित किया था, जो अब 6000 सदस्य का है, जिसके पास खुदरा दुकान और गोदाम है और आज भारत के सबसे बड़े अंगूर निर्यातकों में से एक है।
वियतनाम ने अपने कृषि जीडीपी को 20 वर्षों में चौगुना किया, एफडीआई और निजी क्षेत्र की मदद से कुछ चुनी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करके। चावल, कॉफी, काजू, मछली और काली मिर्च। 1991 में मनमोहन सिंह, 1999 में यशवंत सिन्हा और 2003 में जसवंत सिंह, हर एक ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके प्रयासों का विरोध किया गया और वे नाकामयाब रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने साहस दिखाया, हालांकि सबको साथ लेकर चलने की बजाय उन्होंने जल्दबाजी में कानून पारित किया और यही बना संकट। बिस्बो